जय हिंद साहब। हम पिछले कुछ कक्षाओं से शिक्षा शास्त्र का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हम कई शिक्षण विधियों को देख चुके हैं। उसमें एक विधि शेष रह गई है, इकाई विधि, जिसकी हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, इकाई कौन सी विधि? इकाई विधि। कौन सी विधि? इकाई विधि। शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि का प्रयोग सबसे पहले 1920 में हुआ। कब हुआ? 1920 में हुआ। ये विधि आपके मनोविज्ञान की एक अवधारणा होती है ना, गेस्टाल्ट। कौन सी अवधारणा पढ़ी है क्या मनोविज्ञान में? ये उस पर आधारित विधि है। गेस्टाल्ट मानी होता समग्र। क्या होता है? समग्र। तो इस इकाई विधि का कंसेप्ट यही है। मान लीजिए आप कहीं गए, आपके सामने कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के एक एक खंड को अलग अलग करके देखते हैं या सबसे पहले समग्र रूप को देखते हैं? आपने देखा, हाँ, अरे इतना सुंदर मकान। फिर उसके अलग अलग बिंदुओं पे ध्यान जाएगा, हाँ कलर तो ऐसा है, अरे खिड़कियां भी बड़ी प्यारी है, ग्रिल देखो कितनी सुंदर लगा रखी है, लाइटिंग भी बड़ी प्यारी है, ठीक है, पौधे भी देखो, वो पौधा कितना सुंदर लग रहा, नेम प्लेट देखो कितनी सुंदर। फिर अलग अलग खंडों पे आप ध्यान जाएंगे। पहला ध्यान समग्र स्वरूप पर जाएगा। तो इसी अवधारणा पर आधारित है कौन सी विधि? इकाई विधि। कहते हैं कि इकाई विधि से पढ़ने पर व्यक्तित्व में क्या आ जाता है? सामंजस्य आ जाता है, समायोजन आ जाता है, अनुशासन आ जाता है। आप जब कोई बुक उठाते हैं, कोई भी बुक, तो उसकी अनुक्रमणिका को देखा करो। शुरुआत में पाठ के नाम लिखे रहते हैं ना, तो वो पाठ के नाम 2 या 4 इकाइयों में बटे हुए होते हैं। ठीक है, बाद में उसको खंडों में बांटा हुआ होता है कि नहीं होता? ठीक है, तो इकाई विधि के अंदर भी कई वही सिस्टम चलेगा अपना। जैसे पहले आप क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे? पूर्व ज्ञान की, भाई आप जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, जो ज्ञान देने जा रहे हैं, उसके बारे में बच्चे पहले से कितना जानते हैं। हमने हर्बर्ट विधि पढ़ ली ना, ठीक है, वही पूर्व ज्ञान की खोज होगी प्रस्तावना प्रश्नों के माध्यम से। हर प्रश्न के उत्तर से दूसरा प्रश्न चालू होगा, अंतिम प्रश्न को समस्यात्मक या निषेधात्मक छोड़ देना है। ऐसा ही होगा पूर्व ज्ञान की खोज। पूर्व ज्ञान की खोज के बाद क्या होगा? प्रस्तुतिकरण। क्या होगा? प्रस्तुतिकरण। अब आपको जो नया ज्ञान है, नया पाठ है, उसको बच्चों के सामने प्रेजेंट करना है। ये इसी का सबसे महत्वपूर्ण अंग होगा। भाई यहाँ आप नया ज्ञान बच्चों के सामने क्या करने जा रहे हैं? प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। पूरे उत्साह के साथ बच्चों के भी कंसेप्ट के लिए हो जाने चाहिए। ये आपके अध्यापन कौशल पर क्या करता है? निर्भर करता है। तो पूर्व ज्ञान की कुछ प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण। ठीक है, अब बच्चे उस पाठ को पूरी तरह से याद कर पाए, ठीक है, आत्मस्थ कर पाए, हृदयस्थ कर पाए, वो पूर्व ज्ञान के साथ उसका संबंध स्थापित कर पाए, उस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? आत्मीकरण। फिर बाद में अगला बिंदु होता संगठन। क्या होता है? संगठन। ज्ञान को लिखना भी होगा, लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा स्थायीकरण के लिए? और क्या हो सकता है इसमें? एक वाचन पद भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये कौन सी विधि आगे बढ़ती है? इकाई विधि। इकाई विधि के माध्यम से विज्ञान शिक्षण जो है संभव नहीं है, सभी विषयों का शिक्षण इससे संभव नहीं है। इकाई क्या है? इकाई एक निर्देशात्मक युक्ति है जिससे पढ़ने से व्यक्ति में सामंजस्य आ जाता है। इकाई आपको पढ़ने के कौशल में निपुणता प्रदान करती है। भाई आपके सामने एक किताब है, मान लीजिए हिंदी की कोई किताब है जिसमें 10 पाठ है, ठीक है, ये 15 पाठ है। अब आपने देखा कि 5 पाठ एक अलग प्रकार के से है, 5 में कहानी है, 5 में कोई संस्मरण है, 5 में नाटक है। मान लीजिए भूगोल की कोई किताब है, उसके अंदर 5 भौतिक प्रदेश के पाठ हैं, ठीक है, एक जलवायु खंड का पाठ आ गया, कोई मृदा का पाठ आ गया, तो एक इकाई आ गई मृदा, मृदा से जुड़े हुए पाठ आ गए। फिर एक इकाई आ गई क्या? वायुमंडल, उससे जुड़े हुए पाठ आ गए। तो आप पहले पूरी विषय वस्तु को इकाई के रूप में देखेंगे, पूरे पाठ्यक्रम को एक इकाई के रूप में, समग्र रूप में देखेंगे। उसके बाद उसकी रणनीति बनाएंगे, उसको उप इकाइयों में क्या करेंगे? विभाजन करेंगे। जैसे हमने एक विधि देखी थी ना, वो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में हम क्या कर रहे थे? पूरे पाठ का ठेका दे दिया, पाठ को 10 खंडों में बांटा, पूरी पाठ्यचर्या को, फिर बाद में प्रत्येक खंड को 4 खंडों में बांटा, फिर उसको 5 खंडों में बांटा, और प्रत्येक दिन के कार्य को क्या कहा गया? इकाई। तो बीएड में आप जो पाठ योजना बनाते हैं ना, पढ़ाने जाते हैं, वो एक तरह से क्या होती है? इकाई होती है। ठीक है, मॉरिसन ने इसका सबसे पहले क्या किया था? प्रयोग किया था। तो लिखते लिखते समझते लिखते, इकाई विधि सरल सी विधि है। इस विधि का इस विधि का इस विधि का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग
इस विधि का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग 1920 ईस्वी में हुआ। इस विधि का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग 1920 ईस्वी में हुआ। 1920 ईस्वी में हुआ। 1920। अब देखो इकाई की एक परिभाषा लिखा हूं मैं आपको। थॉमस एम रिस्क। थॉमस एम रिस्क। थॉमस एम रिस्क। देखिए थॉमस एम रिस्क इकाई के बारे में क्या कहते हैं। देखिए इकाई किसी समस्या, इकाई किसी समस्या या योजना, इकाई किसी समस्या या योजना या संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की, या संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की, संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की समग्रता या संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है। समग्रता या एकता को प्रकट करती है। भाई जो सिखाना चाह रहे हो, सीखने वाली क्रियाओं के संपूर्ण स्वरूप को क्या कहते हैं, इकाई। भाई इन्होंने क्या कहा, क्या कहा कि इकाई कोई भी समस्या आप बच्चों को सोल्व करवाने जा रहे हो, या कोई भी आपकी योजना है, या जो भी सीखने वाली क्रियाएं हैं, उनके समग्र रूप को क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं। एक ऐसी ही परिभाषा कौन देती है, एनसीईआरटी। लिखिए एनसीईआरटी। एनसीईआरटी। देखो इकाई एक निर्देशात्मक युक्ति है। इकाई एक निर्देशात्मक युक्ति है। इकाई एक निर्देशात्मक युक्ति है। इकाई एक निर्देशात्मक युक्ति है जो छात्रों को समवेत रूप में ज्ञान प्रदान करती है। जो छात्रों को समवेत रूप में ज्ञान प्रदान करती है। इकाई एक निर्देशात्मक युक्ति है जो छात्रों को समवेत रूप में ज्ञान प्रदान करती है। ठीक है, यहां भी समवेत शब्द का प्रयोग किया गया। समग्र, इकट्ठा, एक स्वरूप। ठीक है, अब यहां एक परिभाषा खुद किसने दी थी, मॉरिसन ने। बोले मॉरिसन। देखो मॉरिसन के अनुसार इकाई, मॉरिसन के अनुसार इकाई वातावरण, संगठित विज्ञान, कोमा लगा देना, इकाई वातावरण, संगठित विज्ञान, कोमा कला या आचरण का एक व्यापक एवं महत्वपूर्ण अंग होती है, या आचरण का एक व्यापक एवं महत्वपूर्ण अंग होती है। या आचरण का एक महत्वपूर्ण अंग होती है जिसे सीखने के फलस्वरूप व्यक्तित्व में सामंजस्य आ जाता है। जिसे सीखने के फलस्वरूप व्यक्तित्व में सामंजस्य आ जाता है। अरे भाई, ये हमारी जो नोट्स बना के लेने की आदत है, ये हमारे समायोजन की आदत को चिन्हित करती है। भाई आप कोई भी गाइड खरीदें, किसी दूसरे के लिखाए हुए नोट्स देखें, तो आपको आनंद नहीं आता।
जब तक आप स्वयं नहीं लिखते। आप स्वयं लिखते हैं तो क्या करते हैं, वही तो बिंदु रहता है, वही विषय वस्तु होती है। आप अपने हिसाब से उसको क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। कहते हैं कि एक शिक्षक के व्यक्तित्व का पता उसके कक्ष को देख करके लग जाता है। और इस शिक्षक नहीं, किसी के लिए भी कहा जाता है कि आप उसके रहने के कमरे में जाओ, उस कमरे की दशा देख करके आप बता सकते हो कि ये व्यक्ति कितना सुलझा हुआ है, कितना उलझा हुआ है। कपड़े उधर पड़े हैं फेंके हुए, किताबें 5-7 उधर पड़ी, ढूंढनी पड़ती है। ठीक है, अब बाहर जाना है तो कपड़े ढूंढ रहा है, कोई कहाँ मिल रहा है, रुमाल मिल ही नहीं रही है। ठीक है, शौक से ढूंढते ढूंढते बावड़ा हो रहा है, फिर काच कहाँ गया, फिर कंगा का, वो पता चल जाता कि व्यक्तित्व में सामंजस्य है ही नहीं, बेतरतीब। एक होता है हर कार्य को सिस्टमेटिकली करना, खासतौर पे फौजियों में देखा करो आप ये चीज, हर कार्य को व्यवस्थित ढंग से, सुनियोजित ढंग से। कारण उन्होंने आर्मी में क्या सीखा है, अनुशासन सीखा है। क्या सीखा है, हर कार्य को सिस्टम से कंप्लीट करने की। एक आप कई सरकारी अफसरों को देखा करो, कोई भी काम करना होता तो वो हाथ में डायरी तो पक्का ही रखेंगे, पहले उसको लिखेंगे। अजी महाराज, लिखने से नहीं होगा, करने से होगा कार्य। ठीक है, फिर रिटायर्ड आ जाते, वो आजकल की कार्यों को भी लिख करके निपटाना चाहते हैं पूरी, लेकिन वो उनका कौशल है, वो उनकी कमी नहीं है, वो उनकी अच्छाई है, वो पूरे काम को व्यवस्थित ढंग से निपटाना चाहते हैं। और आप और हम जैसे, ठीक है यार हो जाएगा, चिंता मत कर, क्यों टेंशन करता है, ऐसे कर करा करके बाद में एंड टाइम पे चीजें गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो इकाई क्या लेकर के आती है व्यक्तित्व में, सामंजस्य, किसी कार्य को सुनियोजित ढंग से कंप्लीट करना। भाई जैसे जब बीएड चल रही थी तो मैं फाइनल लेसन देने के लिए गया, तो वहां एक मैडम थी, वो सुपरविजन करने के लिए आगे से आते हैं कोई, तो मुझे कहा गया कि आपको 9वीं कक्षा में मौर्य काल पढ़ाना है। मैं गया मौर्य काल पढ़ाने के लिए। अब मुझे उन प्रक्रियाओं का पता नहीं था, क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते, मैं उनके प्रति अनजान सा ही था, इतना ध्यान नहीं दिया था। मैं जाकर के पढ़ाने लगा। अब मैं तो वो जो फॉर्मेलिटी थोड़ी बहुत तो की मैंने, ऐसा ऐसा है, ऐसे तो सामान्य चीजें तो ध्यान रहती है सबको, ठीक है, वो बीएड में ही सिखाया जाता है। ठीक है, लेकिन अब वो बच्चे बड़े इंटरेस्टेड थे, तो मैं मौर्य वंश मिल गए मुझे, तो मैं व्याख्याओं में चला गया। ठीक है, इधर उधर की वहां कहां पहुंच गए, बच्चों को भी मजा आ रहा, मुझे भी मजा आ रहा। सब फाइनल लेसन में पास हुए मेरे सिवा। मैं फेल था। ठीक है, जबकि मुझे पढ़ाने का अभ्यास था, उस समय मैं पढ़ाता था, कक्षाओं के अंदर समय मिलता था। ठीक है, ठीक है। फिर मैंने पूछा प्रिंसिपल सर को, मैंने कहा सर ये क्या हो गया, वो मेरे वैसे काफी करीबी थे। उन्होंने कहा वो कि मैं भी पढ़ाता था वहीं, तो सर आपने सच में पढ़ा दिया। उन्होंने कहा ये वक्तव्य था, आपने सच में पढ़ा, मतलब अपन पूरे उस तह तक चले गए। अब ये आपका जो सिस्टम होता है उसके अंदर तो आप पहले प्रस्तावना प्रश्न पूछो, हमने उस परफॉर्मा को फॉलो नहीं किया, मैं ये कह रहा हूं। ठीक है, तो परफॉर्मा को फॉलो नहीं करने का एक नुकसान तो होना, आप टॉपिक से भटक करके दूर कहीं और पहुंच सकते हो। ठीक है, वरना आपने सिस्टम दिया, पूर्व ज्ञान की खोज की, फिर आपने प्रस्तुतिकरण किया, आत्मीकरण, संगठन, वाचन, एक सिस्टमेटिकली ढंग से, सुनियोजित ढंग से कार्य को संपन्न करना, ये होता है। वो जो मैं डायरी में लिखने वाली बात बता रही हूँ ना, वो उसका मतलब क्या है कि किसी भी कार्य की रणनीति बना करके उसका क्या करना, संपादन। ऐसे नहीं कि जैसे मारवाड़ी बोले उजड़ चाल, वो कदे अठिन कदे बठिन कदे अठिन, ऐसे नहीं होता। तो मुझे इकाई विधि बहुत अच्छे तरीके से पता है। चोट हो रखी है मेरे में। ठीक है, फिर बाद में दोबारा मैंने वो पूरा एकदम शाना शाना पूरे प्रस्तावना प्रश्न पूछे, वो कम चीजें बताई, तो मैं पास हो गया। ठीक है, वो एक बार उन्होंने वो लगा दिया कि मार्क लगा दिया कि एक बार हम इनको दोबारा देखेंगे, इनका वापस देखेंगे। अब वो सरकारी प्रक्रियाएं हैं, उनको पालना करनी पड़ती है। तो इकाई विधि लिखो, इकाई विधि, इकाई विधि गेस्टाल्ट की अवधारणा पर आधारित है। इकाई विधि गेस्टाल्ट, कोष्टक में लिखो समग्र, इकाई विधि गेस्टाल्ट की अवधारणा पर आधारित होती है। इकाई विधि गेस्टाल्ट, कोष्टक में लिखो समग्र की अवधारणा पर आधारित होती है। मनोविज्ञान में चलता है ना आपके गेस्टाल्ट, गेस्टाल्ट कुछ उसकी अवधारणा पर आधारित होती है। तो जब चलता है तो ये बताओ फिर ये किस शिक्षण सूत्र पे काम करती है इकाई विधि? पहले पूर्ण को देखा, फिर अंशों की बात की। कौन से शिक्षण सूत्र पे काम कर रही है? पूर्ण से अंश के। तो लिखिए, इस विधि में, इस विधि में पूर्ण से अंश की ओर, इस विधि में पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र प्रयुक्त होता है।
इस विधि में पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब इसी में हेडिंग बनाइए छोटी सी, मोरिसन द्वारा प्रतिपादित शिक्षण पद। मोरिसन ही है ना, मोरिसन द्वारा प्रतिपादित शिक्षण पद। मोरिसन द्वारा प्रतिपादित शिक्षण पद। देखिए भाई, वही कार्य कक्षा में सुनियोजित ढंग से शिक्षक संपन्न कर पाए। भाई एक आपने पाठ्यचर्या शब्द का नाम सुना होगा। भाई आप जो भी आपकी विषय वस्तु, आपका जो विषय है, उसकी आपको साल भर की रणनीति बनानी होती है कि मुझे इस ढंग से ये पूरा काम ऐसे इतनी इकाइयों में बांट करके कंप्लीट करना है। तो आज की जो इकाई है उसको भी मैं किस ढंग से कक्षा में रिप्रेजेंट करूंगा, उसकी रणनीति को तो पाठ्य योजना कहते हो, वो पहले बनानी होती है। वरना जरूरी नहीं आप चीजों से भटक भी सकते हैं, आप बहुत अधिक भी बता सकते हैं, लेकिन बहुत कम का छूट भी सकता है। तो आप पहले से एक रणनीति बनाते हैं, उस रणनीति को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसलिए मोरिसन ने कितने पद दिए इसमें? 5। तो लिखिए, मोरिसन ने इकाई विधि को, मोरिसन ने इकाई विधि को, मोरिसन ने इकाई विधि को शिक्षण में उपयोगी बनाने हेतु, मोरिसन ने इकाई विधि को शिक्षण में उपयोगी बनाने हेतु निम्न 5 पदों का प्रतिपादन किया। मोरिसन ने इकाई विधि को शिक्षण में उपयोगी बनाने हेतु निम्न 5 पदों का प्रतिपादन किया। पूर्व ज्ञान की खोज, पूर्व ज्ञान की खोज। पूर्व ज्ञान की खोज में ज्यादा लिखवाने की जरूरत है नहीं, हर्बर्ट की विधि में अपना प्रस्तावना को बड़े विस्तार से देख चुके हैं। पूर्व ज्ञान की खोज का तात्पर्य क्या है कि आप जो पाठ पढ़ाने जाएं तो आपको हल्का सा ये मालूम होना चाहिए कि उस विषय वस्तु के बारे में बच्चे पहले से कितना जानते हैं। क्योंकि आपके मनोविज्ञान में हर्बर्ट ने एक बात कही थी कि नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ दिया जाए तो ज्ञान आसानी से हृदयंगम हो जाता है, सीखा जा सकता है। ठीक है, और उससे बच्चों की एक उत्सुकता भी जाग जाती है। 4 चीजें आपने पूछी, 5 चीजें आपने पूछी, 4 उनको पता रही, नहीं पता, नहीं पता है तो उसको जानने की उनके मन में क्या पैदा हो जाएगी? इच्छा। और वो नहीं पता, जो उनको नहीं पता, वो आप किसमें बताने वाले हैं? प्रस्तुतिकरण में, वही तो बताने वाले हैं आप। तो लिखिए, पूर्व ज्ञान की खोज कैसे होगी? प्रस्तावना प्रश्नों के माध्यम से, विचार विमर्श के माध्यम से। तो लिखो, प्रश्नों या विचार विमर्श के माध्यम से, प्रश्नों या विचार विमर्श के माध्यम से, प्रश्नों या विचार विमर्श के माध्यम से प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण क्या होगा? उस दिन की इकाई में जो विषय वस्तु आप देने वाले हैं उसको प्रभावपूर्ण ढंग से बच्चों को सौंप देना, प्रेजेंट कर देना, वही क्या है? प्रस्तुतिकरण। तो लिखिए, इकाई की विषय वस्तु को, इकाई की विषय वस्तु को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना, इकाई की विषय वस्तु को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना एवं प्रश्नों के माध्यम से यह पता लगाना, एवं प्रश्नों के माध्यम से यह पता लगाना कि छात्रों ने कितना ग्रहण किया।
एवं प्रश्नों के माध्यम से यह पता लगाना कि छात्रों ने कितना ग्रहण किया, छात्रों ने कितना ग्रहण किया। भाई हमने जिनको नाम दिया था ना बोध प्रश्न, भाई आपने पाठ पढ़ाया, बीच में रेंडमली 4-5 बच्चों को खड़े करके पूछ लिया, तो आपको पता चल गया कि आपने जो विषय वस्तु प्रेजेंट की है उस विषय वस्तु को ये कितना सीख पाए हैं। और जब जैसे ही प्रश्न पूछा आपको पता चला तो आप उसके अनुसार आगे की रणनीति बना सकते हैं, पुनरावृत्ति करवा सकते हैं, उस विशेष बिंदु को दोबारा समझा सकते हैं। ये कब पता चलेगा? प्रश्नों से ही तो पता चलेगा। आपने जो समझाया बच्चों ने कितना समझा ये आपको प्रश्नों से ही तो पता चलेगा। आप उनको एक बार मौन वाचन के लिए कह सकते हो, एक बार पूरे को रीड आउट कर लो, फिर आपने बौद्ध प्रश्न किए, प्रश्नों के उत्तर आए, जिस हिसाब से आए उस हिसाब से आपने एक बार क्या करवा दी, पुनरावृत्ति करवा दी। तो ये क्या होता है? प्रस्तुतिकरण का अंग है। अगला लिखिए आत्मीकरण। आत्मीकरण में लिखिए बालकों द्वारा सीखी गई विषय वस्तु का आत्मीकरण करना। बालकों द्वारा सीखी गई विषय वस्तु का आत्मीकरण करना। बालकों द्वारा सीखी गई विषय वस्तु का आत्मीकरण करना। हो गया? संगठन। संगठन ये किसे कहते हैं? भाई जो विषय वस्तु सीखी है अब उसको लिख लेना। स्थायित्व प्रदान करने के लिए, ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करने के लिए लिखाई जो जाता है, लिखो। विषय वस्तु को लिखकर, संगठन विषय वस्तु को लिखकर ज्ञान को संगठित करना। विषय वस्तु को लिखकर ज्ञान को संगठित करना। विषय वस्तु को लिखकर ज्ञान को संगठित करना। अगला बिंदु क्या हो जाएगा? वाचन। क्या हो जाएगा? वाचन। वाचन में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार उसको पढ़ देना, बोल देना वापस, जैसे कक्षा के अंत में अपन करते हैं ना कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद एक बार, वो क्या होता है? वाचन। अब इसके लिखो गुण। इकाई विधि के गुण। गुण क्या हो गए गुण? भाई मैंने जो नोट्स वाली बात कही वो क्यों कही? जब सिस्टमेटिकली हम काम करना चालू करोगे तो आप पढ़ने की आदत आएगी, हर चीज को व्यवस्थित ढंग से पढ़ने की आदत पड़ेगी, मतलब स्वाध्याय की आदत का क्या होगा? निर्माण होगा। तो पहला बिंदु लिखो, स्वाध्याय की आदत का निर्माण। स्वाध्याय की आदत का निर्माण। ठीक है, स्वाध्याय की आदत का निर्माण। दूसरा लिखो, छात्रों में योजना बनाने का गुण विकसित किया जा सकता है। छात्रों में योजना बनाने का गुण विकसित किया जा सकता है। छात्रों में योजना बनाने का गुण विकसित किया जा सकता है। छात्रों में योजना बनाने का गुण विकसित किया जा सकता है। तीसरा बिंदु, यह कक्षा कार्य को रोचक व सक्रिय बनाती है। यह कक्षा कार्य को रोचक व सक्रिय बनाती है। यह कक्षा कार्य को रोचक व सक्रिय बनाती है। ठीक है भाई, आप सिस्टमेटिक, पहले आपने विचार विमर्श किया, फिर आपने पढ़ाया, फिर बीच बीच में प्रश्न किए, फिर पुनरावृत्ति करवाई। इस प्रकार कक्षा भी ऊर्जावान बनी रहेगी, नीरस तो नहीं होगी, वो नींद तो नहीं ले पाएगा क्योंकि डर रहेगा गुरुजी प्रश्न करेंगे, ध्यान से सुनेगा तो कक्षा कार्य रोचक भी होगी और सक्रिय भी होगा। अगली पंक्ति में दोष लिखिए। दोष, तमाम विषय और हर प्रकार का ज्ञान इससे नहीं सीखा जा सकता। तो लिखो, सभी विषयों
एवं सभी प्रकार के ज्ञानार्जन हेतु, सभी विषयों एवं सभी प्रकार के ज्ञानार्जन हेतु उपयोगी नहीं। सभी विषयों एवं सभी प्रकार के ज्ञानार्जन हेतु उपयोगी नहीं। और एक पंक्ति और लिख लो, इस विधि में समय सीमा निश्चित नहीं। इस विधि में समय सीमा निश्चित नहीं। इस विधि में समय सीमा निश्चित नहीं। ठीक है, मैं अभी कक्षा की शुरुआत में विज्ञान शिक्षण के लिए बोल रहा था, विज्ञान शिक्षण के लिए हर्बर्टीय विधि अनुपयोगी है, वो ऐसे निकल थोड़ा सा निकल गया। तो ये कौन सी विधि है आपकी? इकाई विधि। कौन सी विधि? इकाई। तो तकरीबन सब विधियां हो गई, जितनी विधियां पाठ्यक्रम में वो सब हो गई। ठीक है भाई, हमने अलग अलग भागों में बांट करके देखा। काव्य शिक्षण की सब विधियां हो गई, गद्य शिक्षण की सब विधियां हो गई, व्याकरण शिक्षण की हो गई, द्वितीय भाषा के शिक्षण के रूप में भी हमने विधियां देख ली, और आधुनिक जितनी शिक्षण विधियां हैं वो भी हमने देख ली। अन्य शिक्षण विधियों में हमने दल शिक्षण देखा, दल शिक्षण हो गया ना, हर्बर्टीय उपागम हो गया, समवाय विधि हो गई, और दूरस्थ शिक्षण, रसास्वादन विधि, ध्वन्यात्मक विधि और इकाई विधि हो गई। तो तकरीबन सब विधियां हमारे यहाँ विश्राम लेती है। ठीक है, ओके, जय हिंद।